हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कैमस्टोन। पिछले वीडियो में हमने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के कुछ बेसिक टॉपिक कवर किए थे, तो आज हम उनको इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। मास हमें पता है कि 7 बेस यूनिट्स में से मास एक क्वांटिटी है। मास होता क्या है? मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट में जितने भी मैटर की अमाउंट है उसको हम क्या बोलेंगे? मास। मास की एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। लेकिन जब हम लैब में मास को मेजर करेंगे तो हम ग्राम इसकी यूनिट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लैब के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर केमिकल को यूज करना होता है और किलोग्राम में हम उनको ले नहीं सकते, तो इसलिए ग्राम का यूज करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को मास और वेट के अंदर बहुत कन्फ्यूजन होती है। मास को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे और वेट को किस तरह से डिफाइन करेंगे? मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ ऑब्जेक्ट। और वेट क्या होता है? वेट एक टाइप का फोर्स होता है जो कि एग्जर्ट किया जाता है बाय ग्रेविटी ऑन एन। मास इज इक्वल टू एम और वेट इज इक्वल टू एम क्रॉस जी। मास इंटू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। मास हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। किसी भी जगह पर हम देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। जैसे अगर हम अर्थ पे देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट तो अलग होगा, और अगर मून पर देखते हैं तो उसका वेट अलग होगा, क्योंकि ग्रेविटी का डिफरेंस आ जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। मास की क्या होती है ऐसा यूनिट? किलोग्राम। और वेट की क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन की होती है क्योंकि ये एक टाइप का फोर्स है। जो फोर्स की यूनिट होगी वही वेट की यूनिट होगी। अब टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक क्या है? बेसिक क्वांटिटी है। टेम्परेचर होता क्या है? बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का क्या है? वो टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर की 3 यूनिट होती है। बेसिक यूनिट तो क्या होती है? एक केल्विन। लेकिन वैसे इसकी यूनिट क्या होती है? 3। और इसके टेम्परेचर स्केल भी कितने होते हैं? 3। जो टेम्परेचर के स्केल होते हैं वो 3 होते हैं: केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फahrenheit स्केल। जो हम अपनी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हम सेल्सियस स्केल या फahrenheit स्केल का यूज करते हैं। मतलब जो उसके अंदर रीडिंग होती है वो सेल्सियस के अंदर, फahrenheit के अंदर होती है, केल्विन के अंदर नहीं होती। अब जो सेल्सियस स्केल है उसके ऊपर जो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। 25 डिग्री पे क्या होता है? रूम टेम्परेचर। 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसके कोरस्पोंडिंग ही हम फahrenheit और केल्विन स्केल की रीडिंग लेते हैं। अब जो 0 डिग्री के कोरस्पोंडिंग 32 डिग्री फahrenheit है उसका क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब 77 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस के कोरस्पोंड है। ऐसे ही 98.6 डिग्री फahrenheit ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस के कोरस्पोंडिंग है। ऐसे ही फिर 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के कोरस्पोंडिंग कितनी वाली है? 212 डिग्री फahrenheit। अब जो हमारे घर पे या फिर डॉक्टर के पास जो थर्मोमीटर होता है उसमें हम देखते हैं कि फahrenheit में वैल्यू लेते हैं 98.6 डिग्री फahrenheit ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। और केल्विन में इसके कोरस्पोंडिंग कितनी वैल्यू होती है? 0 के कोरस्पोंडिंग होती है 273 केल्विन। और 25 डिग्री सेल्सियस के कोरस्पोंडिंग 298 केल्विन। 37 डिग्री सेल्सियस के 310 केल्विन। और 100 डिग्री सेल्सियस के कोरस्पोंडिंग होते हैं 373 केल्विन। अब हमने देखा कि तीनों ही टेम्परेचर स्केल्स में रीडिंग अलग अलग होती है। अब जो सेल्सियस स्केल है वो 0 से स्टार्ट होता है तो इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल है, लेकिन केल्विन स्केल के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब हमें अगर एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर हमें डिग्री सेल्सियस दे रखा है और फahrenheit में चेंज करेंगे तो फॉर्मूला होगा ये: डिग्री फahrenheit इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, जो भी वैल्यू है यहाँ पे, प्लस 32। और केल्विन के अंदर केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, जो भी हमारी वैल्यू होगी सेल्सियस के अंदर, प्लस 273.15। अब
प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के अंदर जो प्रीफिक्स यूज करेंगे हम उसकी लिस्ट यहाँ पे है। अब जो प्रीफिक्स है उसका मतलब क्या है, मतलब कि जो हमारी एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट होती है जैसे कि मीटर, किलोग्राम, इस टाइप की, इनके जो आगे लगता है ना उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स। जैसे योक्टो, जेप्टो, होटो, हेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी। अब देखो पिकोमीटर बोलते हैं हम, नैनोमीटर बोलते हैं, माइक्रोमीटर बोलते हैं, मिलीमीटर बोलते हैं, सेंटीमीटर बोलते हैं। तो इस टाइप की जो इनके आगे जो लगेंगे ना उनको प्रीफिक्स बोलते हैं। इसके बाद है डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टीरा, पीटा, एक्जा, जीटा और योटा। ये हमारी इतनी सारी प्रीफिक्स यूज होते हैं जो भी हमारी बेस यूनिट है उसके आगे। अब हमारी इनमें से कुछ ही यूनिट है जो बार बार यूज होती है और देखने को मिलती है। मोस्टली जो हमारी यूज होती है प्रीफिक्स वो है नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी। उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नैनो को एन से, माइक्रो को म्यू से, मिली को एम से, सेंटी को सी से। और सेंटी को 10 रेज टू द पावर -2, मिली को 10 रेज टू पावर -3, माइक्रो को 10 रेज टू पावर -6, नैनो को 10 रेज टू पावर -9। अब डेसी, डेका, हेक्टो, किलो ये भी बहुत बार यूज होती है। हम डेसी, डेका, हेक्टो और किलो ये भी हमें बहुत बार देखने को मिलती है। डेसी को 10 रेज टू पावर -1, डेका को 10, हेक्टो को 10 की पावर 2, किलो को 10 की पावर 3 में रिप्रेजेंट करते हैं। और किलो को डी से, डेकी को डी ए से, हेक्टो को एस और किलो को के। और आप बाकी देख सकते हैं। अब आप लोगों को पता ही होगा हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स है, लेकिन हमारे जो कैलकुलेशन होती है उनके अंदर उनके अलावा और भी यूनिट्स यूज होती है। वो कहाँ से आती है, तो ड्राइव्ड यूनिट्स उनको ही बोलते हैं। यूनिट्स ड्राइव्ड फ्रॉम 7 बेसिक यूनिट्स। जो हमारी 7 बेसिक यूनिट्स है उनसे ही हम उनको ड्राइव करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हमें ड्राइव यूनिट्स। जैसे वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम की यूनिट कैसे ड्राइव करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ की क्यूब। तो लेंथ की क्यूब होती है, लेंथ की जो यूनिट है वो क्या होती है, मीटर। ऐसा यूनिट मीटर होती है, तो मीटर की क्यूब क्या होगी, वॉल्यूम की यूनिट। ऐसी डेंसिटी है, अब डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम लिखते हैं फॉर्मूले में। मास है जो उसकी किलोग्राम क्या है, ऐसा यूनिट, और जो वॉल्यूम है उसकी क्या है, मीटर क्यूब, क्योंकि हमने निकाल लिया। अब तो इसकी डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब साइंस के अंदर जितने भी हम कैलकुलेशन करते हैं, मतलब मोस्टली के अंदर क्या होता है, श्योरनेस नहीं होती, कि मतलब उनमें एरर्स होती है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं होता है। तो उस वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, अनसर्टेनिटी। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उनमें लैक ऑफ श्योरनेस होती है और या फिर एरर्स होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। अब जो एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन है इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिलती है। एक्यूरेसी क्या होता है, एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। मतलब क्या है, जो हमारा रिजल्ट है, मतलब जो ट्रू वैल्यू है उसके बिल्कुल पास में देखने को मिलती है, इसकी बिल्कुल नज़दीक होती है वैल्यू, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि ये वैल्यू एक्यूरेट है, मतलब कि करेक्ट वैल्यू है। प्रिसीजन क्या होता है, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। अगर हमें कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो हम उसके लिए बहुत सारे मेजरमेंट करेंगे, और जो मेजरमेंट है वो क्या होगी, क्लोजनेस होगी, उनमें बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, प्रिसीजन बोलेंगे। प्रिसीजन का मीनिंग क्या होता है, मतलब प्रिसीजन को हम क्या कह सकते हैं, कंसिस्टेंट। और एक्यूरेसी को क्या बोलते हैं कि करेक्ट वैल्यू है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट या फिर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि प्रिसाइज और एक्यूरेट वैल्यू होती क्या है। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स ABCD 4 स्टूडेंट्स हैं, वो किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं। अब राउंड फर्स्ट में उनकी आउटपुट क्या आई है, ए की जो आउटपुट आई है 2.85 और 3, 2 वैल्यू आई है। बी की इस तरह से बी भी लेता है, सी भी और डी भी, चारों स्टूडेंट्स अपनी अपनी वैल्यू लेते हैं 2 राउंड में। अब हमने इनका मीन किया तो ये वाली वैल्यू आई। अब देखना है हमें प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है और एक्यूरेट किसकी वैल्यू है। अब 2.85 एंड 3 के अंदर अच्छा गैप है, मतलब डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये प्रिसाइज नहीं है।
अब 2.90 और 2.9 में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो ये प्रिसाइज है। मतलब हम देखते हैं कि प्रिसाइज में कि गैप कितना है। अगर बहुत ही कम गैप है तो इसका मतलब वो प्रिसाइज है, और अगर ज़्यादा डिफरेंस है इनके अंदर तो वो प्रिसाइज नहीं है। अब 3.02 और 2.99 इसमें बहुत ही कम डिफरेंस है, तो ये प्रिसाइज है। अब 2.90 और 3.09 में गैप है, डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये प्रिसाइज नहीं है। अब एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम क्या देखते हैं कि हमने इनका मीन लिया, ये आ गई हमारी मीन वैल्यू। जो हमने अज्यूम की है ट्रू वैल्यू ऑफ आउटपुट वो कितनी है 3, मतलब 3 के करस्पॉन्डिंग हमें इन रिजल्ट्स को देखना है। अब जो मीन वैल्यू 2.92 आई है वो 3 के पास है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, करेक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्यूरेट नहीं है। 2.90 भी एक्यूरेट नहीं है, और 3.0 तो एक्यूरेट है क्योंकि ये है ही एग्जैक्ट वैल्यू। और 2.99 ये तो इसके बिल्कुल ही पास है, तो ये भी एक्यूरेट वैल्यू है। अब जो हमारी अनसर्टेनिटी आती है उसके साथ डील कैसे किया जाए। अनसर्टेनिटी मास ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। अब जो अनसर्टेनिटी है वो क्यों आती है केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर, क्योंकि जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, एटम्स होते हैं, वो इतना छोटा साइज होता है उनका कि उनकी वैल्यू बहुत बड़े नंबरों में आती है। लाइक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी सारे जीरो और फिर नंबर है, फिर क्या इतने ग्राम है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू है। मोलिक्यूल्स ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस का 2 ग्राम ले लिया हमने, और उसके मोलिक्यूल्स कितने हैं उसके अंदर, मतलब 2 ग्राम के अंदर कितने मोलिक्यूल्स है हाइड्रोजन गैस के, तो ये क्या है, इतना बड़ा नंबर आएगा। अब इसको हम ना तो बोल सकते ना कैलकुलेट कर सकते, हम किसी भी टाइप से हम इसको डील नहीं कर सकते। तो हमें इस अनसर्टेनिटी के साथ डील कैसे करना है, साइंटिफिक नोटेशन होता है, एक मेथड होता है साइंटिफिक नोटेशन का या एक्सपोनेंशियल नोटेशन का, जिससे हम इन नंबर्स के साथ डील कर सकते हैं। अब उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, n क्रॉस 10⁻⁴n। अब जो n है यहाँ पे डिजिट टर्म होती है, मतलब 1 to 10 कुछ भी हो सकती है, और जो n है वो क्या है, एक्सपोनेंट, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब इसको हमने एक्सपोनेंट क्यों बोला है, क्योंकि 10 की पावर में है ये, और 10 मतलब 10 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम एक्सपोनेंट बोल देते हैं। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव, लेकिन जो n है वो क्या होती है, 1 to 10 कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब जो ये है, इस नंबर को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब 23 क्या है यहाँ पे, 23 जीरोज है यहाँ पे, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे इस फॉर्म की। यहाँ पे n क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23, n स्मॉल n क्या है यहाँ पे, 23। इसी तरह से भी सेकंड नंबर है, इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1.66 इंटू 10⁻24। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 23 है पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे 24 है ये नेगेटिव वैल्यू। अब ये वैल्यू आई कहाँ से, हम इनको कैसे लिखेंगे, इसके लिए भी एक ट्रिक होती है, ट्रिक कह लो, फॉर्मूला कह लो, कुछ कह लो। अब जो पॉइंट है, मतलब जो डेसिमल पॉइंट है, अगर वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब कि पॉजिटिव पावर आएगी। अब देखो ये है, अब पॉइंट मान लो यहाँ पे था, हम यहीं पे कंसीडर करके चलेंगे कि यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट को अगर यहाँ पे मूव करवाते हैं, यहाँ पे अगर हम पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव करवाते हैं तो पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब इस पॉइंट को, यहाँ पे जो पॉइंट है, अगर हम इस साइड मतलब कि राइट साइड में अगर मूव करवाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी। इसी वजह से हमने 1.6 इंटू 10⁻24 लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी होती है, मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी, मतलब कि सर्टेनिटी के साथ जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, जिन डिजिट्स का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, वो क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, अगर हमें उनको निकालना है, उनका पता लगाना है,
तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये रूल्स इस तरह से है, जैसे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो नंबर है, वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। मतलब कि जैसे 0.3267 है, अब 3267 ये क्या है, नॉन जीरो नंबर है, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। मतलब इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब सेकेंड रूल क्या कहता है, जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। जितनी भी जीरो है नॉन जीरो नंबर से पहले, वो क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं होगी। जैसे 0.052 है, अब 5 और 2 नॉन जीरो नंबर है, इनसे पहले जितने भी जीरो होगी वो क्या होगी, नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब कि कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा उनका। जैसे इसमें कितनी है, 5 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। थर्ड रूल क्या कहता है, जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। अब जब 2 और 5 है, इनके बीच में अगर जीरो आ जाए, मतलब नॉन जीरो नंबर के बीच में जब जीरो आ जाए तो सिग्निफिकेंस होगा उसका। अब इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंस फिगर्स है। फोर्थ रूल क्या कहता है, जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब क्या है, 0.200 है, जो भी हमारा नॉन जीरो नंबर है उसके राइट में देखना हमें, जितने भी जीरो है उनका क्या होगा, सिग्निफिकेंस होगा। अब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि हम जीरो को काउंट करेंगे जो हमारे राइट साइड में। अगर लेफ्ट में होती तो लेफ्ट में काउंट नहीं करते, लेकिन राइट में हम इसको काउंट करते हैं, क्योंकि हम जीरो को काउंट करेंगे जो हमारे राइट साइड में। अगर लेफ्ट में होती तो लेफ्ट में काउंट नहीं करते, लेकिन राइट में हम इसको काउंट करते हैं। अब जो हमारा 5 रूल है, अब जो हमारा 5th रूल है वो क्या कहता है, एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जैक्ट नंबर मतलब कि जैसे 20 है, 30 है, कुछ भी ले लो, एग्जैक्ट फॉर्म में होना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। तो उसमें जितनी भी जीरो है, मतलब उसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट लगा दे 20 के बाद, तो जितनी भी जीरो होगी वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। और जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, उनको भी हमें कुछ ना कुछ रूल के अकॉर्डिंग लिखना होता है। कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के टाइम। रिजल्ट्स कांट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। जैसे ये है, अब इनको ऐड किया हमने, ये नंबर आया। अब इसमें जो फर्स्ट डेसिमल के बाद कितने हैं, 3 डिजिट्स हैं, और अब इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, लेकिन जो हमारा आंसर आया ये आया, लेकिन हमारा ये करेक्ट आंसर नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर है 1.5, मतलब 1.5। ये 26 हमने नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा सबसे लिस्ट डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर आता है उसके कोरस्पोंडिंग हमारा आंसर आता है। अब जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, वो कैसे होगा, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द आंसर। इसका क्या मतलब है, अब जब हम 2 नंबर्स को या कितने भी नंबर्स हो उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये देखेंगे कि किस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो उसके कोरस्पोंडिंग ही हमारा आंसर होगा। जैसे इसके अंदर कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसके अंदर कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जब हम इसका आंसर देखेंगे तो हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि जिसके अंदर लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी उसके अकॉर्डिंग, तो 0.39 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका कुछ ट्रिक मान लो या फॉर्मूला मान लो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम देखते हैं फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस। इसमें हम डेसिमल प्लेस देखेंगे कि जिस भी नंबर में कम डेसिमल प्लेस होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर हम क्या देखेंगे, फ्यूएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कि जिस भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होगी उसके कोरस्पोंडिंग हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो नंबर्स हैं उनकी राउंडिंग ऑफ कैसे होती है, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं।
If rightmost digit to be removed is more than 5, then preceding number is increased by 1. इसका मतलब 1.386 है। अब इसमें हमने 6 को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे 1.38 आ गया। अब जो 6 है वो 5 से बड़ा है तो इसलिए हम 8 की जगह पे 9 लिखेंगे। नेक्स्ट, if rightmost digit to be removed is less than 5, then preceding number is not changed. अब ये तो हमने ऊपर वाला तो किया था कि 5 से बड़ा हो। अब इसमें देखेंगे 5 से अगर छोटा हो तो क्या होगा। अब 4.334 है। अब जो लास्ट वाली डिजिट है वो क्या है, 4 है, मतलब कि लेस देन 5 है। अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं तो हमारा नंबर आएगा ये, लेकिन इसमें ये नंबर ऐसे का ऐसे रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये सेकंड रूल कहता है कि नंबर में चेंज नहीं आएगा अगर लास्ट जो डिजिट है जो हम रिमूव करेंगे अगर वो 5 से लेस है। If the rightmost digit to be removed is 5, then the preceding number is not changed. मतलब कि जो हमारा जो रिमूव कर रहे हैं जिस नंबर को वो अगर 5 है तो उससे जो पहले वाला नंबर है वो चेंज नहीं होगा। किस कंडीशन में? अगर वो इवन नंबर है। अगर जो हमारा जैसे 5 को हमने रिमूव किया, यहाँ पे क्या रह गया 8, तो जो 8 है अगर वो इवन नंबर है तो हमारा वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज होगा। तो हमारा यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 7.48। और अगर हमारा जो प्रीसीडिंग नंबर है ओड है देन इट इज इंक्रीज्ड बाय 1। जैसे 5 से जो पहले वाला नंबर है 3 है, 3 क्या है, एक ओड नंबर है तो यहाँ पे हम इसको 4 लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा ओड नंबर है तो 1 से इंक्रीज कर देंगे। अगर यहाँ पे हमारा इवन नंबर है तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। यूनिट्स का कन्वर्जन किस टाइप से होता है, मतलब कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट के अंदर किस तरह से चेंज करेंगे। कन्वर्ट्स यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। और मेथड्स कौन से यूज किए जाते हैं इसको कन्वर्जन के लिए? फैक्टर लेवल मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। इन मेथड्स के द्वारा हम यूनिट्स का कन्वर्जन करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 3 इंचज को अगर सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हमें पहले तो 1 इंच का पता होना चाहिए कि 1 इंच कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 इंच इक्वल टू 2.54, ये हमें याद करना है। अब इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे 3 इंचज इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 इंटू 3 इंचज। अब इंच से इंच कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 7.62 सेंटीमीटर। अब सेकेंड एग्जांपल देखो। 2 डेज को हमें सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। 1 डे इक्वल होता है 24 आवर्स के। 1 आवर किसके इक्वल होता है 60 मिनट्स के अंदर, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होती है तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स होगी। अब 1 आवर को हमने सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब 24 आवर्स किसके इक्वल होता है 60 इंटू 60 सेकेंड्स डिवाइड बाई 1 आवर इंटू 24 आवर्स। तो 1 डे किसके इक्वल हो गया 60 इंटू 60 इंटू 24 सेकेंड्स, मतलब कि यहाँ आवर से आवर हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे 24 आवर्स मतलब कि 1 डे के इक्वल था तो 24 आवर्स को हम 1 डे लिख सकते हैं और ये कैलकुलेशन आ जाएगी यहाँ पे। तो 1 डे की वैल्यू है ये, तो 2 डेज इक्वल टू 60 इंटू 60 इंटू 24 सेकेंड्स डिवाइड बाई 1 डे इंटू 2 डेज, क्योंकि 2 डेज का हमें निकालना है। तो डे से डे कैंसिल हो गया और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 172,800 सेकेंड्स। Thanks for watching this video. Subscribe for more videos.